अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम एग्री बिज़नेस के साथ मैं हूं आपका मेज़बान डॉक्टर अमजद बुखारी। नाज़रीन, आज हम मौसम सरमा की सब्ज़ियों पर बात करेंगे। आप किचन गार्डनिंग कर रहे हैं, घर में सब्ज़ियां उगा रहे हैं या कमर्शियल बुनियादों पर खेतों में सब्ज़ियां उगा रहे हैं और मंडी भेज रहे हैं, तो मौसम सरमा की जो सब्ज़ियां हैं उनकी काश्त के हवाले से क्या क्या कुछ करना है, बीज कहाँ से मिलेगा, ज़मीन की तैयारी कैसे करनी है, मौसम की शिद्दत से बचना कैसे है, साथ साथ जो है खादों का इस्तेमाल, पानी का इस्तेमाल कैसे है, मार्केटिंग है, और अगर आप किचन गार्डनिंग कर रहे हैं तो किचन गार्डनिंग के हवाले से आपके लिए क्या क्या चीज़ें ज़रूरी हैं, बीज इसके लिए कहाँ से मिलेगा, ये आज का मौजू है। हम कोशिश करेंगे कि जो हमारे एक्सपर्ट मेहमान मौजूद हैं उनसे आपके लिए जो है वो मुफीद मशवरे लेके दें कि आपने अगर मौसम सरमा की सब्ज़ियाँ काश्त करनी है तो क्या करना है। मैं सबसे पहले आपको अपने मेहमानों का तारुफ करवा दूं। मेरे साथ पहले मेहमान मौजूद हैं डॉक्टर कैसर अब्बास साहब, आप असिस्टेंट डायरेक्टर हैं महकमा ज़राअत के और शोबा हार्टिकल्चर को देखते हैं, उनसे जानेंगे। और दूसरे मेहमान मौजूद हैं राना मोहम्मद ज़िया साहब, आप तरक्की पसंद काश्तकार हैं, सब्ज़ियाँ भी काश्त करते हैं और इस हवाले से जो सब्ज़ियों की काश्त पर गहरी नज़र रखते हैं। बहुत शुक्रिया आप दोनों मेहमानों का। डॉक्टर साहब, पहले तो ये बताइएगा कि ये मौसम सरमा की सब्ज़ियां हैं कौन कौन सी? हमें तो अब हर सब्ज़ी हर वक्त अवेलेबल होती है, हम नहीं पहचान पाते कि ये गर्मा की सब्ज़ी है या सरमा की सब्ज़ी है। बहुत शुक्रिया जी कारी साहब। ये बात आपकी ठीक है कि हमें पूरे साल में जो है ना सारी सब्ज़ी मिल रही होती है, लेकिन जो हमारी मखसूस मौसम गर्मा हम उसको कैटेगराइज करते हैं, ये मौसम सरमा है, ये मौसम गर्मा है, तो उसमें आप बखूबी जानते हैं हमारी गाजर है, मूली है, अपना शलजम है, मेथी है, पालक है, मटर है, गोभी है, ठीक है ना जी, ये सारी हमारी धनिया हैं, आलू है, ये सारी हमारी मौसम सरमा में आती है, सरमा की सब्जियाँ। जी जी, ठीक है। अच्छा, इसकी काश्त का जो टाइम स्पैन है वो कब से शुरू होता है कि इस वक्त से हम इसकी काश्त शुरू कर देते हैं और इस अरसे तक काश्त चलती रहती है? वैसे तो ये टेम्परेचर बेस्ड चीज़ें होती हैं। जैसे आपको पता है कि आजकल हीट रजीम चल रही है, टेम्परेचर हमारा 40 से भी क्रॉस हो रहा है। हाँ, ये बड़ा हैरान कौन है। हैरान कौन है। वैसे हम ये कहते हैं कि अगेती सब्जी आप अगस्त में लगा दें, अगस्त एंड में लगा दें, लेकिन जब इतना टेम्परेचर होगा तो फिर अब चूंकि मौसम थोड़ा सा ठंडा भी हुआ है, रात अल्लाह पाक का करम हुआ है, लेकिन अभी भी हीट, कुछ इलाकों में बारिश हुई है, बारिश भी हुई है कुछ इलाकों में। तो मैं ये समझता हूँ कि ये 15 सितंबर के बाद एंड सितंबर, अक्टूबर फर्स्ट वीक में ये बेहतरीन टाइम है, आप इसको लगा सकते हैं। ठीक है, मतलब इस वक्त जब ये प्रोग्राम हम कर रहे हैं, हाँ जी, ये मौसम है, बिल्कुल मौसम बेहतरीन, काश्त करें। जी बिल्कुल, ठीक है। ये दोनों के लिए, जो किचन गार्डनिंग कर रहे हैं उनके लिए भी और जो खेतों में काश्तकारी कर रहे हैं उनके लिए भी, दोनों के लिए मौसम सेम है। हाँ, लेकिन जो लोग कमर्शियल बेस पे कर रहे हैं ना, ठीक है, वो मैं आपको बता दूं कि जितनी अगेती चीज़ आएगी उतना वो रेट ज़्यादा लेगा। अच्छा, जितना जल्द से जल्द आप काश्त कर लेंगे। जितना जल्द से जल्द, वो तो अगस्त में स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है, मसलन देखें आजकल आपको गाजर, आपको शलजम मार्केट में नज़र आ रही। ठीक है, और ये जो सब्ज़ी है ये बहुत ज़्यादा रेट लेती है। जो हमारी कंपेरेटिवली जो सीज़न की सब्ज़ी आती है उस वक्त तो हमें इतना प्रॉफिट नहीं मिल रहा होता, लेकिन ये सब्ज़ी जो है आपकी अगेती वो जल्दी आ जाती है। ये जो हम टनल फार्मिंग करते हैं इसका भी ज़्यादा रुझान यही सरमा की यही है, बिल्कुल ये मौसम है। हाँ, क्योंकि हम टनल फार्मिंग में टेम्परेचर को कंट्रोल कर रहे होते हैं कि अगेती लगा के, बेशक टेम्परेचर ज़्यादा है, हम ऊपर शेड दे के उसको जर्मिनेशन सर्दी से बचाते हैं, सर्दी से बचाते हैं, गर्मी से बचाते हैं। यानी वो वेजिटेबल फोर्सिंग का हम टेक्निकल वर्ड यूज़ करते हैं कि आउट ऑफ सीजन जो सब्ज़ी हम काश्त करते हैं उसमें हमारा प्रॉफिट मार्जिन ज़रा बेहतर हो जाता है। ठीक है, मज़ीद इस पर बात करते हैं। मैं ज़रा राना साहब को शामिल कर लूँ। राना साहब, आपका शुक्रिया, आप तशरीफ़ लाते हैं हमेशा। ये बताइएगा कि आप ये सरमा में कौन कौन सी सब्ज़ी काश्त करते हैं? हमने अभी जो डॉक्टर साहब ने बताई है, जनाब, शलजम हो गया, मूली हो गई, धनिया हो गई, लहसुन हो गई, प्याज हो गया और मेथी हो गई, पालक होगी, गोभी होगी, आलू वगैरह वगैरह। ज़्यादा इसमें क्या रुझान है जिसमें पैसे भी अच्छे मिलते हों? इसमें क्योंकि आलू जो है ना, आलू में ज़्यादा पैसा मिलता है, सारा साल चलता है और बहुत खाया जाता है। उसके बाद प्याज है, ठीक है, लहसुन है, प्याज भी लाजमी है, ठीक है, लहसुन जो है जरूरी है, ठीक है, इसमें पैसा भी ज़्यादा मिलता है। गोभी भी, अच्छा, गोभी भी जो है ना, अगर अगेती लग जाए तो अच्छा प्रॉफिट दे जाती है, अगर लेट लगाएंगे तो फिर। ये सवाल पूछा मैंने इसलिए था कि हमें तो धनिया मुफ्त मिल जाती है सब्जी की दुकान से, आप भी बेचते हैं या आप भी मुफ्ती दे आते हैं? देखिए जी, हम तो घर में लगाते हैं, हमारा हमसाया, हमारा दोस्त वो ले जाता है। नहीं, वो जो खेत में काश्त करते हैं धनिया,
वो उसके पैसे ठीक मिल जाते हैं? हाँ, अच्छे पैसे मिल जाते हैं, अच्छे पैसे मिल जाते क्योंकि वो जनाब वो काटते हैं, हाँ। उसका पीछे से जो पेलो होता है वो तैयार हो जाता है, तो उससे काश्तकार को अच्छा बड़ा फायदा हो जाता है। हैं। ठीक है, तो आजकल किस सब्जी की काश्त की तैयारी कर रहे हैं आप? अभी जो है गाजर की शुरू होगी है सर, ठीक है। क्योंकि अगेती आएगी तो उसका रेट अच्छा मिलेगा। हाँ। गाजर की भी और लोग आलू की भी तैयारी कर रहे हैं, अच्छा, और पनीरी जो है ना प्याज की वो भी लगा रहे हैं। वो भी लगा और मैं ये भी समझता हूँ कि उम्मीद है कि टेम्परेचर अभी हमारा डाउन होगा तो हमारे काश्तकार भाइयों को, और उनके साथ साथ मैं ये भी पैगाम देना चाहूँगा कि आज हर शहरी को सब्जी घर में लगानी चाहिए। उस पर बात करते हैं, किचन गार्डनिंग पे स्पेशली बात करते हैं कि सरमा में आपने क्या क्या काश्त करनी है। हमने दोनों पहलुओं पर बात करनी है, जो कमर्शियल बुनियादों पर काश्तकार खेतों में उगा रहे हैं और जो घर में लगा तो रहे हैं। हमारे काश्तकार जो वो तैयारी कर रहे हैं सर, ठीक है। और वो ये आप जब खुद काश्त करते हैं तो आप ज़मीन की तैयारी का सूटेबल टाइम क्या बनाते हैं कि इस वक्त मैंने ज़मीन तैयार करनी है? और हमें आज 20-25 दिन हो गए हम उसको ज़मीन को हल लगा रहे हैं, रिजल्ट करवा रहे हैं, रूटल मीटर करवा रहे हैं, अच्छा, सिर्फ टेम्परेचर को देख रहे हैं। और पिछली फसल क्या उठाई है? अभी हमने कोई राइस लगाया था इसमें। अच्छा, चावल लगाए थे। हाँ जी, कहीं हमारे चारा था और ज़्यादा राइस पे, ठीक है, जो हमारी अगेती होती है ना सुपर फैन वगैरह, ठीक है, तो उस पर हमारा जो है आलू आएगा और जो सब्जियाँ उस पर काश्त करेंगे। ठीक है। ये किचन गार्डनिंग पे बात करते हैं, लेकिन डॉक्टर साहब मुझे ये बताइएगा कि अगर आप सब्जियां काश्त कर रहे हैं मौसम सरमा की, तो पिछली फसल कौन सी सूटेबल है जो फर्टिलिटी के हवाले से भी ठीक हो? जैसे राना साहब ने चावल काश्त किए होते, तो कोई ऐसी फसल है जो सपोर्टिव हो कि अगर जल्द उसकी कल्टीवेशन के बाद आप उसकी प्रोड्यूस भी ले लें और ज़मीन की ज़रख़ेज़ी भी बरकरार रहे, बल्कि उसमें इजाफा हो और फिर आप सब्जियां काश्त कर लें? इसमें जी हम अपनी जो क्रॉप्स है ना, अपनी टेक्निकल लैंग्वेज में हम इसको दो हिस्सों में तकसीम करते हैं। एक हम कहते हैं हमारी रेस्टोरेटिव क्रॉप्स है, एक हमारी होती हैं एग्जॉस्टिव क्रॉप्स। ठीक है। एग्जॉस्टिव क्रॉप्स हमारी वो होती हैं जो कि ज़मीन को ना ऐसे कहते हैं ज़्यादा निचोड़ उससे लेती हैं, और ज़्यादा वो खींच लेती हैं। उनमें न्यूट्रिएंट्स जो है ना वो खींच लेती हैं, वो एग्जॉस्ट कर देती हैं। ठीक है। और कुछ हमारी क्रॉप्स होती हैं वो रेस्टोरेटिव क्रॉप्स होती हैं, यानी वो न्यूट्रिएंट्स ऐड करती हैं। ठीक है, ठीक है। तो अगर मैं मिसाल दूं, हमारी एग्जॉस्टिव क्रॉप्स में हमारी गंदम है, कपास है, मकई है, चावल है, ये सारी जो है हमारी क्रॉप्स हैं, ये हमारी एग्जॉस्टिव क्रॉप्स हैं। अच्छा, ठीक है। अच्छा, हमारी जो रेस्टोरेटिव क्रॉप्स हैं उसमें हमारी जो फलीदार वाली अपनी क्रॉप्स होती हैं, मसलन आपके मटर हैं, बरसीम है, अच्छा, ठीक है जी, गवारा है, और इसके अलावा मूंग है, यानी जंतर है। ये ऐसी फसलें हैं, अगर आप इसका पौधा ज़मीन से उखाड़ के देखें तो जैसे तस्बीह के दाने होते हैं ना, इसके रूट्स पे नड्यूल्स होते हैं, अच्छा, तस्बीह के दानों की तरह। अच्छा, ठीक। इसके अंदर वो बैक्टीरिया ग्रो कर रहा होता है। अच्छा, ठीक, ठीक है। और वो बैक्टीरिया हमारी हवा के अंदर जो 78% नाइट्रोजन है उसको अवेलेबल करता है क्रॉप्स के लिए। अच्छा, मतलब वो ग़िज़ा ज़्यादा जो है वो फ़ज़ा से ले लेते हैं, फ़िज़ा से ले लेते बजाय इसके कि ज़मीन से। हाँ जी, और वो ज़मीन के लिए ज़रखेज़ी में भी अपना किरदार अदा कर रहा होता है, नाइट्रोजन भी वो ऐड कर रहा होता है ज़मीन में। तो ये हमारी जो है ना वो रेस्टोरेटिव क्रॉप्स में। ये खुद सब्जियां कौन सी क्रॉप हैं, एग्जॉस्टिव हैं या रेस्टोरेटिव? इसमें ये देखें कि जिसकी आप रूट्स के अंदर नड्यूल्स नज़र आए ना, एक वो मटर हो गया ना जी, मटर हो गए, सिर्फ मटर जो है ना ये हमारी ये है रेस्टोरेटिव है, बाकी सारी एग्जॉस्टिव है। अच्छा, हाँ, तो सब्जियां भी बहुत सारी एग्जॉस्टिव भी हो जाएंगी। और जी बिल्कुल। अगर पिछली काश्त जो है हमने की हुई है एग्जॉस्टिव क्रॉप की, जैसे राना साहब ने चावल काश्त की है, बड़ी एग्जॉस्टिव है, बहुत ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स लेती है, तो फिर अगर आप सब्जियां काश्त करने जा रहे हैं तो ज़मीन की तैयारी के लिए फिर तो ज़्यादा देखभाल की ज़रूरत है, और उसमें न्यूट्रिशन भी जो है इसी तरह की चाहिए होंगी। बिल्कुल। उसमें क्या ज़रूरी है कि हम ज़मीन की तैयारी कर रहे हैं, उसमें क्या डाला जाए और न्यूट्रिएंट्स जो है वो क्या डाले जाए? असल में हम जब प्लान कर रहे होते हैं ना अपनी क्रॉप्स का, तो हम एक वर्ड्स बोलते हैं क्रॉप रोटेशन। यानी आपने इस एकड़ में पिछले साल अगर गंदम लगाई है, काटन लगाई है, तो 2 साल बाद 3 साल बाद उसमें एक दफ़ा बरसीम भी आनी चाहिए। ठीक है। उसमें जंतर भी आ जाए, ठीक है, ताकि वो हमारी ज़मीन भी ठीक है रोटेट हो जाए। हाँ। अच्छा, एक हम पहले तो करते थे लेकिन अब हम कर नहीं सकते, ज़मीन को खुला छोड़ देते थे। वो 6 महीने फसल लगाते थे, 6 महीने अब तो हालात जो पैदा हो गए हैं, अब तो हम एक सीज़न में 3-3, 4-4 फसलें ले रहे हैं। तो फिर हमें इसको कैसे मैनेज करने चाहिए? तो इसको मैनेज करने के लिए एक तो क्रॉप रोटेशन को ज़हन में रखना चाहिए, दूसरा जो है हमें जो हमारी गोबर वाली खादें हैं, हमारी सब्ज़ खादें हैं, उनके ऊपर ज़्यादा तवज्जो उनका इस्तेमाल बढ़ाना चाहिए। और
ये हम जहन में रखें कि हमने पीछे जो एग्जॉस्टिव क्रॉप्स लगाई हैं तो उसने ज़मीन को उसके न्यूट्रिएंट्स जो खींचे हैं, तो हम अगली फसल जो लगाने वो भी अगर एग्जॉस्टिव लगा रहे हैं तो हमें उससे न्यूट्रिएंट्स कुछ ज़्यादा देने चाहिए। फिर पैदावार अच्छी नहीं आएगी, फिर हम कहेंगे हाँ, कि फिर हम पैदावार कहेंगे अच्छी जी नहीं हमारी जो है ना वो प्रॉफिट रेशो जो है ना राना साहब से भी पूछते हैं। राना साहब, ये आपने चावल की फसल काश की, जाहिर है ऐसी फसल है जिसने ज़मीन से बहुत सारी ग़िज़ाइयत खींच ली है, तो अब आपने फिर सब्जियां वही उसी ज़मीन पे लगानी है, तो क्या आपको ये अंदाज़ा होता है कि इसकी ज़रखेज़ी में कमी हो गई है और अब मैंने इसकी ग़िज़ाइयत पूरी करनी है, और करनी है तो फिर क्या करते हैं? तो डॉक्टर साहब भी जो बात करते हैं बिल्कुल मैं इससे इत्तेफाक करता हूँ। हमें कलर रोड़ी डालनी चाहिए, जितनी हम उसमें कलर डालेंगे रोड़ी डालेंगे उतना हमें फ़ायदा होगा उससे। लेकिन दस्तयाब होती है इतना कलर? हाँ, मिल जाती है देहातों में, मिल जाते हैं। हाँ मिल जाती है। अच्छा, तो आप अपने भी जानवरों का वो भी इस्तेमाल अपने जानवरों का भी इस्तेमाल करते हैं और बाहर से भी मिल जाता है, लेकिन मैं समझता हूँ रूढ़ी डालनी चाहिए क्योंकि इससे जरखेज़ी पैदा होती है और इससे पैदावार बहुत ज़्यादा। आप खुद क्या करते हैं? हम रूढ़ी भी डालते हैं, जाते हैं खाद है, ठीक है, हर जगह पे तो इस्तेमाल नहीं करते, ठीक है, लेकिन उसका जो लेवल बदल तो खादे हैं। फिर खाद क्या इसमें फिर अगर एग्जॉस्टिव क्रॉप हमने लगाई हुई है तो फिर डीएपी का इस्तेमाल बढ़ा दें, क्या करें? असल में जैसे राना साहब फरमा रहे हैं हाँ, कि हमें मतलब है अपने जानवर भी पालने चाहिए, एग्रीकल्चर का एक लाजम हिस्सा है। ये तो एक ऐसे समझ लें इकोसिस्टम है ना, ये इकोसिस्टम है, बिल्कुल लाजम और मलजूम है। यानी जो फार्मिंग कर रहा है अगर वो लाइव स्टॉक फार्मिंग नहीं कर, ठीक है, लाइव स्टॉक फार्मिंग नहीं कर रहा, ठीक है, तो वो अनकम्प्लीट है, वो एग्रीकल्चर उसकी डेफिनेशन ही कंप्लीट नहीं होती, ठीक है ना। तो ये लाजम और मलजूम है। तो हम जानवर हमारे होने चाहिए, उनकी जो गोबर है वो हमें मतलब ज़मीन में डालनी चाहिए, ठीक है। और ख़ासकर हमारी जो गोबर हो वो खुश्क हो, ये भी खास कर आप ख्याल रखें, गोबर ज़मीन में ना डालें, खुश्क गोबर अमूमन डालते हैं, गीला गोबर अमूमन डालते हैं। उसमें होता क्या है, अगर आप गीली गोबर डाल देंगे तो उसके अंदर एक तो कार्बन डाइऑक्साइड बहुत ज़्यादा होती है, वो क्या करती है जो हमारे ज़मीन के अंदर खोदनी जानदार है ना, उसको कम करने के लिए नाइट्रोजन का इस्तेमाल ज़्यादा करते हैं, वो ज़मीन से नाइट्रोजन खींच लेते हैं, ठीक है ना जी। तो एक तो ये नुकसान होता है, दूसरा ये होता है कि दीमक वगैरह लग जाती है, और तीसरा ये होता है कि अगर कोई जानवर ने कोई जड़ी बूटी का सीड खाया है तो वो भी ग्रो कर जाएगा, वो भी ग्रो कर जाएगा। तो मजीद बात करते हैं डॉक्टर साहब, ब्रेक ले रहे हैं। नाज़रीन हमारे साथ रहिएगा, मौसम सरमा की सब्जियों में बात कर रहे हैं, मिलते हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन, हम बात कर रहे हैं मौसम सरमा की सब्जियों पर, माहिरीन हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर साहब, एक तो हमने एक फार्मूला ये बताया अपने काश्तकारों को कि अगर वो एग्जॉस्टिव क्रॉप ऐसी फसल उन्होंने लगाई है जिसने ज़मीन से बहुत ज़्यादा ग़िज़ाइयत खींच ली है, और फिर हम वहाँ पर कोई और सब्ज़ी या कोई ऐसी फसल काश्त करने लगे हैं जिसमें मज़ीद ग़िज़ाइयत की ज़रूरत है, तो उसके लिए ज़मीन की तैयारी बड़ी ज़रूरी है, उसमें गोबर की खाद, कुदरती खाद का इस्तेमाल करें। अच्छा, अब कहीं कुदरती खाद मौजूद नहीं है और जानवर भी नहीं पाले हुए और बाहर से मिलना मुश्किल हो रही है, तो फिर ज़मीन की तैयारी के लिए हमारे पास जो केमिकल फर्टिलाइज़र्स है उसमें किस फार्मूले को अडॉप्ट करें? हाँ, उसमें ये है कि अगर हमें गोबर की खाद अवेलेबल नहीं हुई या सब्ज़ खाद का भी हमारे पास कोई चारा नहीं है, तो फिर हमें जो है ना केमिकल की तरफ, ये जो अब हमारी दूसरी खादें हैं, नाइट्रोजन है, फास्फोरस है, पोटाश है, इसका इस्तेमाल बढ़ा देना चाहिए। लेकिन ये ख्याल रखना चाहिए कि नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटाश, नाइट्रोजन की रिक्वायरमेंट या उसका यूज़ अलग है। मसलन नाइट्रोजन जो है हमें एक टाइम पे सारी नहीं डालनी चाहिए, ये स्प्लिट में देनी चाहिए, क्योंकि ये लॉस ज़्यादा हो रही होती है। एक तो ये इवेपोरेट होती है गर्मी में, दूसरा ये पानी के साथ लीच डाउन करती है, ठीक है। फास्फोरस और पोटाश वाली जो खादें हैं ये हम कहते हैं फिक्स्ड एलिमेंट है, ठीक है। ये जो है ना आप जहाँ डालेंगे वहाँ पड़ी रहेंगी। तो कोशिश करें कि नाइट्रोजन तो आपने स्प्लिट में ही देनी है। मतलब स्प्लिट से मुराद ये है कि थोड़े वक्फे से यानी हमने 1.5 बोरी देनी है ना, मिसाल है हमने ज़ेन बनाया है तो हम आधी बोरी 3 दफ़ा दे दें, इकट्ठी 1.5 नहीं देनी, ठीक है ना जी, क्योंकि उसमें ज़ाय ज़्यादा हो जाएगी। लेकिन जो फास्फोरस और पोटाश है ये हम इकट्ठी भी दे सकते हैं। तो जब हमें मतलब पिछले साल हमने 1 बोरी या पिछली क्रॉप्स में हमने 1 बोरी डाली थी DAP, तो चलो हम इसको 1.5 कर देते हैं, क्योंकि हमने पीछे भी एग्जॉस्टिव क्रॉप लगाई है आगे फिर। या बाज़ों का ये होता है कि हमने पिछली फसल में DAP बहुत ज़्यादा दे दी, जैसे आलू की फसल हम लगाते हैं या कोई मकई की फसल हम लगाते हैं, तो हम समझते हैं कि हमने DAP, फास्फोरस वाली खादों का इस्तेमाल या पोटाश वाली खादों का इस्तेमाल ज़्यादा कर दिया, तो हम अगली फसल पे उसको कम भी कर सकते हैं, क्योंकि वो पिछले वाली ज़ाय नहीं होती, वो अगली फसल पे भी शिफ्ट हो जाती है, वो भी ले सकते हैं। ठीक है
राना साहब, इस पे मैं आपसे मज़ीद बात करता हूँ, लेकिन यही एक ज़मीनी सा सवाल है कि ये हम खादों में बात कर रहे हैं कि जी पोटाश भी डालनी है, फास्फोरस भी डालनी है, नाइट्रोजन भी, ये खादें मिल रही हैं मार्केट में इस वक्त? अवेलेबिलिटी की क्या सर इस वक्त अगर हकीकत पूछा जाए तो बहुत बड़ा इशू बना हुआ है काश्तकार के। इशू है खाद का जो नाइट्रोजन है, यूरिया, उसका रेट तकरीबन 3200 कुछ रुपए है। 3200 कुछ रुपए, ठीक है। और यकीनी ये कंट्रोल रेट क्या है? बड़े अफसोस से यही 3200 नहीं, मिल कितने पे रही है? और मैं समझता हूँ कि 4200 से भी ऊपर बहुत बड़ा 4200 इस वक्त का जो बहुत बड़ा इशू है हमारे काश्तकार के लिए, बहुत बड़ा मसला है। और बाकी भी आप ये जो डीएपी की क्या सूरत है? डीएपी से 12,800 से ऊपर ऊपर आ जा रही है। अच्छा, 13,000 तकरीबन सर अब। और पोटाश भी इस तरह 13,000 से। तो बेचारा आप काश्तकार देखें, डीजल की पोजीशन भी आपके सामने है। ये जो अब ये पैसे बढ़ते इसलिए हैं कि जी हम कहते हैं कि जी डॉलर का रेट बढ़ गया है और अब क्या करें। अब डॉलर जब नीचे आता है तो फिर पैसे कम भी होते हैं? नहीं होते, आप देख लें। अच्छा, कौन सी चीज़ कम हुई आप देख लें, जो भी चीज़ बढ़ी है उसका रेट तो नहीं बढ़ा। चलें, ये हमने ज़मीनी बात कर ली ताकि जो काम है उन तक पहुँचे और खादों के हवाले से जो अवेलेबिलिटी और कंट्रोल रेट है उस पर अमल दरामद हो। ये बताइएगा कि आप अब आपने ज़मीन तैयार करनी है सब्जियों के लिए, गाजर लगानी है, आलू लगाना है, बाकी फसलें काश्त करनी है। ज़मीन की तैयारी के हवाले से हमें टिप्स बताइएगा आप हमारे काश्तकारों को कि ज़मीन की तैयारी कैसे करते हैं आप? हम तकरीबन जो है अभी जो मैंने ये मुंजी का रकबा था हमारा चावल का, ठीक है, उस पर हम डिस्कें लगाते हैं। मुंजी उठा के फिर आपने डिस्कें लगा दी? डिस्कें लगाई, ठीक है, वो जो कुछ है वही उसके अंदर मिक्स हो गया। उसके बाद रोटी पर इस्तेमाल करते हैं, फिर उसको लेज़र करके उसकी तैयारी करते हैं। हाँ, वही तैयारी में ज़रा आप थोड़ा सा उसको ज़रा बता दीजिएगा ताकि जो काश्तकार सुन रहे हैं जो इस तरफ आना चाहते हैं उनको आगाही हो। जितनी हम तैयारी करते हैं तो उतना हमें फ़ायदा होता है। ठीक है। तो उसके बाद जब हम क्रॉप को देखते हैं, मिसाल के तौर पे आलू लगाते हैं, तो उसकी जो है ना हम 2 बोरियां डीएपी और 2 बोरी पोटाश शुरू में डालते हैं। खेले निकालने से पहले, खेले निकालने से पहले डाल देते हैं? हाँ, डाल देते हैं। फिर जब खेले निकालते हैं तो फिर उसके ऊपर आलू हम वो लगाते हैं। ठीक है। तो क्रॉप के ऊपर देखना पड़ता है। कुछ क्रॉप ऐसी है उस पर कम डीएपी डालनी पड़ती है, कम पोटाश डालनी पड़ती है, लेकिन कुछ जैसे आलू है इस पर बहुत ज़्यादा खाद इस्तेमाल होती है, मैं समझता हूं। ठीक है। तो ये तो शुरू में ही बहुत खर्चा हो जाता होगा, अब बाकी तो फिर कुदरत पर है कि जी वो क्या फल दे, लेकिन खादों का 2 डीएपी की बोरियां कल पे करते हैं सर, देखें सारा काम। हाँ, हम तो एक टाइम जब, और अच्छा बड़ा खर्चा हो जाता है सर, बीज का हो जाता है, डीएपी का हो जाता है, पोटाश का हो अब जाता तो मौसम भी कंट्रोल में नहीं है, मौसम भी पता नहीं किस कंट्रोल में तरफ नहीं है। अख्तियार उसके करता बाद है। रोज़ बरोज़ महंगाई तो बढ़ती जा रही है, तो कल पे करते हैं, अल्लाह वारिस होता है भाई, ठीक है शायद इसमें कोई बरकत पड़ जाए। जी, ठीक है। अच्छा डॉक्टर साहब, आपसे यही सवाल, ज़मीन की तैयारी के हवाले से कोई स्पेसिफिक तैयारी के लिए कुछ चीज़ें हैं जो अगर आप सब्जियां लगाने जा रहे हैं मौसम सरमा की तो उसमें एहतियात करें ज़मीन को तैयार करते हुए? हाँ, जैसे राना साहब ने बात की है कि ज़मीन की तैयारी में हम अपना हल चलाते हैं, रूटावेटर करते हैं या जो भी डिस्क हैरो करते हैं। ठीक है। एक तो ये हम करते हैं ताकि जो जड़ी बूटी है ना हमारी पिछली क्रॉप में जड़ी बूटी है या जड़ी बूटी जो है ना ज़्यादा तेज़ी से उगती है, वो रोटावेट हो जाए, वो रोटावेट हो जाए, वो ख़त्म हो जाए, वो आगे ना चल सके। ठीक है। दूसरा ये है कि अपना ज़मीन हमारी भुरभुरी हो जाए, फिर हम फसल आगे देख रहे हैं कि सीड हमारा कौन सा आ रहा है, यानी क्योंकि मेन चीज़ सीड है। सीड को हमने वो जो जगह देनी है या बेड जो बनाना है वो बेहतरीन करके बनाए ताकि उसकी जर्मिनेशन अच्छी हो, जर्मिनेशन अच्छी होगी तो उसका क्रॉप स्टैंड अच्छा होगा। ठीक है। तो इस हवाले से हमें बेड बनाना है, पानी के रुकने का, पानी के हाँ, ये बात सबसे अहम है, सबसे अहम बात सर कि आप ज़मीन को लेवल करें। ये लैंड जो है ना लेवल होगी तो आपकी सबसे बड़ी जो बचत होगी वो पानी की होगी। ठीक है। अनलेवल जमीन पे डबल से भी ट्रिपल पानी लग जाता है, एक दफा का खर्चा है। फसल भी अच्छी नहीं होती, फसल कहीं पानी खड़ा हुआ है, खड़ा हो जाता है, कहीं नहीं है, जाता नहीं है, ठीक है। तो वो क्रॉप का यूनिफॉर्म स्टैंड नहीं होता, लिहाजा जमीन को लेवल करना है ना वो बहुत जरूरी है। लेजर लेवलिंग, लेजर लेवल से अगर लेवल करने जा रहे हैं तो वो हर साल करना जरूरी है, 3-4 साल में एक आध दफा करवा लें, क्या फार्मूला क्या होता है? ये आप डिपेंड करता है कि आप जो है ना जो क्रॉप लगा रहे हैं वो उसकी क्या कंडीशन है, ज़मीन को आपने कितना डिस्टर्ब किया है, हल कितने गहरे चलाए हैं, मिट्टी इधर उधर कितनी हुई है, लेवल रही है या नहीं। वैसे कहते हैं कि हर साल एक दफ़ा तो लेवल ज़रूर करना चाहिए, अगर नहीं तो चले 2-3 साल बाद तो आप ज़रूर करेंगे। राना साहब, ये लेवलर जो है, लेज़र लेवलर आजकल फ़ी घंटा कितने में मिल जाता है? तकरीबन सर ये 35 से 4,000 पैसा, 4,000 रुपये घंटा। अच्छा, ये बड़ी कास्ट है। लेकिन काश का भी चला ये सोचता है कि सर देखें अब डीजल महंगे हो गए हैं तो इससे पानी की बचत हो जाती है। बचत हो जाती है। हाँ जी,
और मैं समझता हूँ काश्तकार को लेज़र कराना चाहिए। रुझान है सही। ज़मीन बिल्कुल अच्छा, जिसके पास ज़्यादा रकबा है वो तो कोशिश करता है, जो थोड़े 1-2 एकड़ का लेकिन काश्तकार वो मिल जाता है है सर, किराए पे जो है ना वो लोग दस्तयाब हो जाता है। ठीक है, मैं समझता हूँ जितनी ज़मीन इस खर्चे को नहीं बचाना चाहिए, नहीं, इसको मैं करवा लेना कहता हूँ आपका अगर पानी बच गया, इस वक्त जो आपका बिजली का ट्यूबवेल है या डीजल से बहुत महंगे बहुत महंगे, हाँ, बहुत अगर आप उस पर वो करें तो मैं समझता हूँ काश्तकार को फायदा होगा। आप खुद जो है ये लेवलिंग कितने अरसे बाद करवाते हैं अपनी ज़मीन? सर ये कराब के ऊपर है, जैसे हमने अब चावल पे हमने वो सुहागा लगाया है तो ज़मीन हमारी ऊपर नीचे तो हो जाती है, तो मैं समझता हूँ हर 6 महीने बाद, साल तो ज़रूरी है ना कि साल में एक दफ़ा जो है ज़रूर लेवलिंग करवाएं। ठीक है, अब ज़रा आते हैं बीज पर ना, कि बीज बड़ा इंपॉर्टेंट एलिमेंट है, और सब्जियों के हवाले से तो अजीब बेबसी का आलम है कि बीज सारा ही बाहर से आ रहा है तकरीबन, हमारे पास तो बीज है ही नहीं हाइब्रिड, और हमारे इदारे पता नहीं रिसर्च के क्या कर रहे हैं। वो शायद हम सब्जियों से इतना नहीं कमाते जितना वो सिर्फ बीज से कमा जाते हैं, बाहर से बीज फराहम करने वाले। बीज की अवेलेबिलिटी की क्या सूरत हाल है? बीज, सब्जियों का जो बीज है, मौसम सरमा की सब्जियों का बीज, वो मार्केट में दस्तयाब है, ठीक है, महंगे दामों मिल रहा है, क्या सूरत हाल है बीज की? बहुत आपने बड़ा अहम क्वेश्चन किया है। मतलब मैंने पहले भी आपको एक दफ़ा कहा था कि देखिए बहुत रकबा पड़ा रिसर्च का, यूनिवर्सिटियों के पास है, रिसर्चरों के पास है, तो मैं समझता हूँ वहाँ पे सीड इनको लगाना चाहिए। इस वक्त जो मार्केट में बहुत महंगे जो हाइब्रिड बीज बाहर से आ रहे हैं बहुत महंगे हैं, और उससे काश्तकार को बेचारों को बहुत मुश्किलात है, और काफ़ी खर्चा हमारा पैसा जो है उधर खर्चा होता है। तो मैं और पता नहीं, यकीनी ये भी चीज़ कि ये चीज़ वाकई वही चीज़ है, क्योंकि फैक्ट्री में होता है और महंगा होता है। आप कहाँ से लेते हैं ज़्यादातर बीज? तो गुजरांवाले से मंगाते हैं, मुल्तान में भी मार्केट है इसकी। अच्छा, मार्केट से लेते हैं। मार्केट है। तो कैसे ट्रस्ट कैसे आता है कि जी ये मैं बीज ले रहा हूँ, ये ठीक है या गलत है? वो हमारा काश्तकार मैं लगा रहा हूँ, मुझे पता है कि ये कंपनी भी अच्छी है, ये सीड पिछले साल भी लगाया था। वो ट्रस्टवर्दी कंपनी जिन पे एतबार है कंपनियों पर, उनका बीज आप लेते हैं। तो लेकिन हाइब्रिड में ऐसा नहीं है, जो बाहर से कंपनियाँ आती हैं उसमें कुछ। आलू के बीज का क्या रेट शीट चलता है? अभी तो आलू का रेट अभी निकल रहा है सर, ये तो अभी हमारे जो फार्मर किसी ने गोदाम और रखा हुआ था स्टोर पे, तो अभी तो सर इस वक्त क्योंकि रेट महंगा ही होता है, महंगा है, जिसने 6 में रखा है तो उसमें मर्जी से बेचेगा। अच्छा डॉक्टर साहब, ये जो बीज वाली कैफियत है, अच्छा हाइब्रिड का फार्मूला, पैदावार तो बड़ी अच्छी आ गई, लेकिन उन्होंने रास्ता बंद कर दिया है। रास्ता बंद है वो कमाने के लिए, उन्होंने रास्ता बंद कर दिया है कि ये नहीं कि फिर आप इससे बीज बनाते जाएं और फिर आगे बिल्कुल है हर दफ़ा हमसे रजू करें। हाँ जी। तो क्या ये हमारे साइंटिस्ट जो है, आप खुद क्योंकि साइंटिस्ट हैं, हमारे साइंटिस्ट इस पर काम नहीं कर रहे, फोकस नहीं हो रहा, क्या वजह है कि हम बीज के मामले में इतने बेबस हो गए? ऐसी बात नहीं है सर, काम हो रहा है, लेकिन ये जो हमारी आप सब्जियों की बात कर रहे हैं ना, क्योंकि ये लार्ज स्केल पे लगती नहीं है, ठीक है ना, छोटे स्केल पे लगती हैं, वो ये डिमांड एंड सप्लाई का मसला होता है। बाकी फसलों के बीज भी बन रहे हैं अब, चूँकि इस पे हमें अब तवज्जो दिला रहे हैं गवर्नमेंट की तरफ से भी, हम कोशिश कर रही हैं, हमारी यूनिवर्सिटियाँ भी काम कर रही हैं, हमारे रिसर्च के इदारे भी इस पे कर रहे हैं। फैसलाबाद में जो हमारा तहकीकी इदारा है अयूब एग्रीकल्चर, वो हमें सीड किट्स जो है ना वो दे रहा है, अपना सब्जियों की दे रहा है, बाकी फसलों के भी वो दे रहा है। तो ख़ासकर किचन गार्डनिंग के हवाले से आगे हम जब बात भी करने जा रहे हैं, तो ये बड़ी एक ब्लेसिंग है कि इस दौर में हमें सीड किट 100 रुपए की मिल रही है, जिसमें 8 से 10 सब्जियों का बीज है। अगर आप बाजार में एक सब्जी का सीड लेने जाएं तो मेरा ख्याल में 400-500 से कम एक सब्जी नहीं मिलेगा। तो इस पे ये बात नहीं है, काम हो रहा है, लेकिन ये है कि थोड़ा सा टाइम लगेगा, ये इसकी अवेलेबिलिटी भी हमें हो जाएगी। वो टाइम लगेगा, जब हम टाइम लगा के उस तक पहुंचेंगे तो दुनिया उससे आगे निकल गई होगी, फिर हम कहेंगे कि यहाँ तक पहुंचते में टाइम लगेगा। बस मतलब इसमें मेरे ख्याल है बीज के मामले में थोड़ी सी फोकस करना चाहिए। इस पर सीड एक्ट भी बन गया। हाँ, अगर हम देखें ना तो हम बीज के मामले में ही बाहर की कंपनियों को इतने पैसे दे रहे हैं कि शायद इतना कमाना नहीं है मुमकिन जितना 6-7 हज़ार रुपये का छोटा छोटा पैकेट सही कह रहे हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं। ठीक है। अच्छा राना साहब, ये बताइएगा कि अब बीज का मरहला जो है वो हमने मुश्किल तो है, लेकिन जाहिर है अवेलेबिलिटी तो कोई इशू नहीं है ना, या अवेलेबिलिटी को मिल जाता है, जिस चीज़ का बीज चाहिए वो मार्केट जाता है, और अगर आप थोड़ी सी तगदो कर लें तो आपको अथेंटिकेटेड बीज मिल जाएगा कि भाई उसमें 2 नंबर नहीं होगा बीज, और सही बीज मिल जाएगा, महंगे दामों मिलेगा लेकिन मिल जाएगा। अब ज़रा इससे आगे चलते हैं, पानी की फराहमी जो है वो सब्जियों के हवाले से बड़ा इम्पॉर्टेंट है, और सब्जियों में वैसे सरमा की सब्जियों में पानी की दस्तयाबी, पानी की ज़रूरत कितनी होती है, रूटीन से ज़्यादा या कम? कोई ख़ास सब्जी है जिसमें बहुत ज़्यादा
हम आलू गाजर गोभी की बात कर लेते हैं जिसको हम ज़्यादा काश्त करते हैं। जी, लेकिन सर गर्मियों की निस्बत तो कम कम होता है, ठीक है। और उसकी ज़रूरत के मुताबिक अभी जब शुरू में लगाएंगे तो अभी मौसम थोड़ा टेम्परेचर हाई है तो पानी ज़्यादा लगाना पड़ेगा। जैसे मौसम सर्मा होगा तो उस वक्त पानी की भी कमी हो जाती है। मतलब इसमें इस सब्जियों की काश्त में पानी का कोई ज़्यादा बड़ा पानी का इतना ज़्यादा इशू नहीं होता। अगर आप मैनेजमेंट कर लें और ख़ास तौर पे लेज़र लेवलिंग अगर आपने ज़मीन को किया हुआ है, लेज़र लेवल की हुई है और पानी आप मुनासिब अंदाज से बेहतर अंदाज से दे रहे हैं तो फिर आपको इशू आएगा नहीं। हाँ, सर्दियों में इतना इशू नहीं है सर पानी। इसमें डॉक्टर साहब वो हमारा जो पानी की बचत का स्प्रिंकलिंग का और ड्रिप का जो प्रोजेक्ट थे वो अब ऐसे लगता है कि वो सुकड़ते जा रहे हैं, उसमें लोग ज़्यादा आगे आ नहीं रहे। कहीं कोई प्रोग्रेसिव फार्मर तो यूज़ कर रहा है लेकिन आम काश्तकार का रुझान इस तरफ बन नहीं सका, क्या वजह बनी? असल में ये होता ये है कि जो ड्रिप इरिगेशन है या सिर्फ स्प्रिंकल है या जो भी आप ये इरिगेशन की बात कर रहे हैं, ये कोई परमानेंट हल नहीं होता। मसलन आपने एक दफ़ा लगाया, ये नहीं कहेंगे कि हम सालों साल इसको चलाएं, इस्तेमाल करते हैं। हमने उस ज़मीन में फ्लड इरिगेशन भी करनी, उसको साइड पे भी करना है। तो हमारा ज़मींदार क्या करता है, एक दफ़ा वो इनिशियल कास्ट उसने लगा दी, लेकिन जब उसको वो साइड पे करके फ्लड इरिगेशन करता है या उसकी वो उसमें हल चलाता है तो वो अक्सर डैमेज कर बैठता है। फिर दोबारा उसको लगवाने के लिए फिर उसको दोबारा इनिशियल कास्ट की तरफ फिर जाना पड़ता है, फिर ज़्यादा। फिर इस वजह से थोड़ा सा ज़मींदार अगर तवज्जो से काम करे, एक चीज़ हमने उसको इतनी कास्ट लगा ली है, हम उसके अंदर हल चलाने जा रहे हैं या हम उसके अंदर फ्लड इरिगेशन करने जा रहे हैं, थोड़ी सी एहतियात करके उसको इकट्ठा करके रख ले ताकि हमारा जो है ना बजट वो ज़ाया ना हो, दोबारा हम उसी चीज़ को आगे फिर लगा सके, दोबारा से हमें उसको ना लगाना पड़े, पैसा नहीं उसकी कोताही है या उसके पास अवेयरनेस की ये हम ये समझें कि एक बेहतियाती समझ लें, बेहतियाती कर रहा है। उसे पता है, हाँ पता है इस चीज़ का भी, हमें दोबारा पैसे लगाने पड़ेंगे, वो थोड़ी सी एहतियात कर ले, ट्रैक्टर वाला जो चला रहा है वो एहतियात कर ले या जो भी उसके अंदर काम कर रहा है वो एहतियात करके इन चीज़ों को हमने बचाना है, इतने पैसे ले उसको फिर दोबारा बिछा ले तो फायदा हो जाएगा। ब्रेक ले लेते हैं, मजीद इस पर बात करते हैं। नाज़रीन हमारे साथ रहिएगा, मिलते हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन, हम बात कर रहे हैं मौसम सरमा की सब्जियों पर और एक्सपर्ट्स हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर साहब अब थोड़ा सा हम जो लोग किचन गार्डनिंग कर रहे हैं उनकी आगाही के लिए भी इस पर बात करते चलें, क्योंकि मौसम सरमा में काफ़ी सारी किचन गार्डनिंग होती है। क्या पहले तो ये बताइएगा ये सूटेबल है कि किचन गार्डनिंग हम मौसम सरमा में करें, क्योंकि खेत में तो आप देखभाल कर लेते हैं, यहाँ सर्दियों से बचाओ और अपनी जो कुछ आपने काश्त किया हुआ है उसे मौसम की शिद्दत से बचाया जा सकता है। आप किचन गार्डनिंग की जो बात कर रहे हैं ये बड़ा अहम टॉपिक है। ये मैं कहता हूँ कि हमें हर बंदे को इसमें अपना रोल अदा करना चाहिए, क्योंकि जो हम सब्ज़ी खा रहे हैं, पहली तो बात है कि हम उतनी मिकदार में सब्ज़ी और फ्रूट खा ही नहीं रहे जितनी रिकमेंडेड है। हम ज़्यादा से पीछे हैं, बहुत पीछे। हम 50 ग्राम से भी कम डेली यूज़ करते हैं। रिकमेंडेड है कि आप 300 से 400 ग्राम डेली, मतलब तकरीबन आधा किलो सब्जी आपने खानी है और आप एक छड़ा खा रहे हैं। हाँ, अच्छा, इस वजह से फिर क्या हो रहा है कि हमारी जो सब्ज़ी है वो कम है। सब्ज़ी मतलब खाने से फिर हमें जो है ना न्यूट्रिशन बैलेंस नहीं मिल रहा, हम जो है ना मुख्तलिफ बीमारियों का शिकार हो रहे हैं, या फिर जो हम सब्ज़ी खा रहे हैं उसके अंदर इतनी बीमारियां पैदा हो रही हैं, हैवी मेटल्स जा रहे हैं। आप उसको देखें, पानी जो लग रहा है, शायद इसी खौफ से नहीं खा रहे सब्जियां। इसी बड़ा सबब ये है कि हम ये जो सब्जी सामने पड़ी हुई है पता नहीं ये सब्जी ठीक है या नहीं है। अगर हम ये थोड़ा सा इसके ऊपर तवज्जो कर लें, ये खौफ पैदा कर लें कि ये सब्ज़ी हम नहीं खानी, हमने ये इस तरह से होके आती है, इसमें ये मसाइल होते हैं, तो मेरे ख्याल में हर बंदा जो है ना बड़े शौक से किचन गार्डनिंग की तरफ आ जाएगा। राय साहब, आप किचन गार्डनिंग के बड़े एक्सपर्ट हैं और आप कहते हैं कि जी मैं अपने घर का सारा किचन जो है अपनी गार्डनिंग से चलाता हूँ, और ये चलाते तो ठीक हैं, लेकिन अगर आप खुद काश्तकार भी हैं, काश्तकार होते हुए किचन गार्डनिंग करने की ज़रूरत क्यों पड़ती है आपको? आप तो उधर से भी जो सब्जी मंगवा सकते हैं, फिर आप किचन गार्डनिंग करते हैं। लेकिन डॉक्टर साहब मैं समझता हूँ ये बड़ी अहम बात है, और कई बार मैं ये कह चुका हूँ और कई फोरम में, किचन गार्डनिंग हर आदमी हर घर की ज़रूरत है। मैं समझता हूँ अगर मेरी ज़मीन है घर से दूर है, मैंने अगर घर में 10 डब्बे रखे हुए हैं, 10 गमले रखे हुए हैं, अगर वहाँ पे मुझे धनिया फ्रेश मिल जाए, वहाँ पे मुझे मिर्च मिल जाए, मुझे वहाँ पुदीना मिल जाए, वहाँ मुझे शलगम के पत्ते मिल जाए, मूली के पत्ते मिल जाए, इससे और चीज़ क्या चाहिए? आप गंदी जहरीली सब्जी खा रहे हैं जो जहर से भी वो है।
मैं समझता हूँ हर शहरी का और ये हर आदमी की ज़रूरत है। आप शहर के किसी शहर में जाएं तो वहाँ मीलों मील सारा नहर के साथ आप गंदी सब्जी जो है जहरीले पानी की सब्जी जो तैयार हो रही है वो आप खा रहे हैं। अब आप दोनों तरफ तैयारी कर रहे हैं कि आप जो खेत में लगा रहे हैं सब्जी उसकी भी तैयारी कर रहे हैं और जो आपने अपने घर में लगानी है मौसम सरमा की सब्जी, दोनों की तैयारी कर रहे हैं। दोनों की तैयारी कर रहे हैं। घर में कौन कौन सी सब्जी लगाएंगे आप? घर में जनाब जो पहले हमने लगाई थी वो ख़त्म हो गई तकरीबन। ठीक है, अब सरमा के लिए कौन अभी हम जो लगा रहे हैं धनिया लगा रहे हैं, ठीक है, लहसुन लगाएंगे, ठीक है, प्याज के कुछ पौधे लगाएंगे। लहसुन देसी लगाते हैं? जी देसी, घर में हम जो इस्तेमाल करते हैं वो देसी लगाते हैं। ठीक है, अच्छा, उसके बाद जनाब हम शलगम के पौधे भी लगाएंगे, वहाँ मूली के भी लगाएंगे। ठीक है, तो इसमें कितना खर्चा, पानी भी, जी बिल्कुल सर। देखिए घर में पानी कितना लगना है, सर्दी में तो कम पानी लगाना है। आम ये मोटर भी है तो आप 5 मरले की आप उसको जनाब बाल्टी के जरिए दे सकते हैं, किसी और चीज़ के दे सकते हैं। तो मैं समझता हूँ हर घर में लगानी चाहिए। ठीक है, उससे ये होगा कि साफ़ सुथरी सब्जी, साफ सुथरी और सेहत के लिए भी अच्छी है और बजट के लिए। बीज जो है वो जो आप खेत के लिए मंगवाते हैं वही इस्तेमाल करते हैं या किट लेते हैं? ये जो नहीं, इनकी किट जो है बहुत अच्छी बात है। आपने इनकी किट यूज़ की? मैं करता हूँ, मैं हर साल करता हूँ। अच्छा, कैसा है किट? और फिर अपना बीज भी बना, नहीं अच्छा इस्तेमाल तो बताएं ना आम आदमी के समझने के लिए, क्योंकि हमारा फार्मर तो चलो समझता है, मैं एक आम आदमी हूँ, मैं घर में काश्त करना चाहता हूँ, तो मुझे किट कहाँ से मिलेगी और फिर उस किट को मैं कैसे अलग करूँगा, बीज पैकेट कैसे पता लगेगा और फिर उसको लगाना कैसे है, ये जरा बताइएगा। डॉक्टर साहब, उस किट का एक बहुत बड़ा फायदा ये है, उसमें 8-10 बीज होते हैं, अलग अलग सात पूड़ियाँ बनी होती हैं। ठीक है, आपको उस पर लिखा हुआ होता है कि ये फलां चीज़ का बीज, ये सरसों है, ये जो भी चीज़ है, सलाद है वगैरह जो भी चीज़ है, ठीक है, वो आप थोड़ा थोड़ा लगाएंगे। छोटे छोटे पैकेट होते हैं, अगर आप दुकान पे जाएंगे तो उसका रेट भी ज़्यादा होगा। करना क्या है, मतलब मिसाल के तौर पर मेरे पास 2-3 मरले ज़मीन है, मैं उस पर उस पैकेट के बीज जो है वो अप्लाई करना चाहता हूँ, तो वो मैं उनके एरियाज़ बना दूं कि ये 4 फुट इसकी जगह है, ये 4 फुट इसकी जगह है, ये 4 फुट, क्या कैसे मैं अलग करूं? मिसाल के तौर पे आपके पास 1-2 मरले जगह है, ठीक है, ठीक है, उसकी आप क्यारियाँ बना लेंगे कि इसमें आपने मेथी लगानी है, ठीक है, इसमें आपने धनिया लगानी है, इसमें हमने जरा मूली लगानी है, इसमें हमने चक्कर लगाना है, इसमें हमने लहसुन लगाना है, छोटी छोटी क्यारियों की। ठीक है, वो तो होगा आपका क्यारी वाला मसाला। बाकी आपके पास अगर डब्बे हैं, आपके पास गमले हैं, उस पर भी आप ये करेंगे कि मैंने 4 डब्बे धनिया के लगाने, मैंने लहसुन के लगाने हैं, मैंने शलगम के लगाने हैं, मैंने मूली के लगाने हैं। तो इस तरीके से बड़ा अच्छा सिस्टम बन सकता है। ठीक है, ये डॉक्टर साहब से भी पूछते हैं क्योंकि इनका अपना शोबा है। डॉक्टर साहब, ये जो किट है आपके महकमे की जो आप फ्राहम करते हैं, ये कितने एरिए के लिए काफ़ी है एक किट जो है जिसमें 7-8 सब्जियों के बीज हैं? ये तकरीबन 5 मरले के लिए, 5 मरले के लिए रफ है। अगर आप 5 मरले लगाना चाहते हैं तो ये एक किट 100 रुपये में आपको सारा बीज अवेलेबल आप लगा सकते। और ये हाइब्रिड है? नहीं, हाँ, ये हमारी देसी सब्जी। देसी सब्जी। अच्छा, हाँ जी। तो इसकी जो फ्रूटिंग है वो अच्छी होती है, मतलब बेहतरीन होती है। अच्छा, हाँ जी। देखभाल उससे हाइब्रिड से ज़्यादा मुश्किल है या वो मुश्किल है? असल में थोड़ी सी टेक्निकल चीज़ें होती हैं कि अक्सर जो हम घरों में सब्जियां लगाते हैं हम उसमें पानी का इस्तेमाल ज़्यादा कर देते हैं, ओवर इरिगेशन कर देते हैं। मसलन हमने बीज उगाया है, बीज अभी नन्हा सा है, नीचे से हमने पानी ज़्यादा लगाना शुरू कर दिया, ऊपर से मौसम जो है ना वो सर्दी वाला होता है। आपको पता है कि सर्दियों में फंगस ज़्यादा आती है। ठीक है, अक्सर बाज़ों का ये ज़्यादातर ये होता है कि वो सीड जो है ना वो सर्दी की वजह से, फंगस की वजह से ज़मीन के जर्मिनेट होने से पहले ही वो ख़त्म हो जाता है। अगर हम थोड़ा सा ख्याल कर लें, पानी कम लगाएं या सीड को ट्रीट कर लें, उसको फंगस लगा लें, वो जो एंटी फंगस पैकेट में सीड है जो आपकी किट में आ रहा है उसको उसमें ट्रीटेड नहीं होता, ट्रीटेड नहीं होता। तो ये तो बड़ा मुश्किल काम हो गया ना। अब अगर मैं घर असूली तौर पे तो ट्रीटेड मिलना चाहिए, या हम थोड़ा सा, या देखें ना छोटे लेवल पे हम कर रहे हैं, हम थोड़ी सी तवज्जो कर लेना, पानी कम कर लें। हमें जब भी पानी, वो मोटर चलाते हैं जी सब्जी को लगा दो, अभी ज़मीन गीली पड़ी होती है, ये तो कहीं का रूल ही नहीं है कि आप गीली ज़मीन को दोबारा पानी दो, हमेशा ज़मीन को खुश्क होने दो फिर पानी दो। ठीक है, जब थोड़ा सा पौधा उगेगा फिर हम नीचे से पानी लगा देंगे, वो क्या होगा, नीचे से ज़मीन भी नरम होगी, पौधे का स्टेम भी नरम होता है, वो वहीं गिर जाता है। वो ज़्यादा पानी लगाने की वजह से सफोकेशन होती है, पौधा मर जाता है। सबसे पहली एहतियात जो है वो पानी की, पानी ठीक है। हाँ, पानी। अगर वैसे फिर बीज को अगर आपने ट्रीट नहीं किया, लगा दिया तो कोई हर्ज नहीं, कोई हर्ज नहीं, क्योंकि वो मुमकिन नहीं है। अच्छा मेरी बात सुने ना, आप घरों में हम आग जलाते हैं, हम उसमें थोड़ी सी वो राख डाल दें, अच्छा ठीक है ना जी, वो पोटाश का सोर्स भी है, वो एज ए एंटी फंगस भी काम करेगी। आप उसमें थोड़ी सी सल्फर लेके बाजार से वो डाल दें, वो खुराक भी होगी और वो एंटी फंगस का काम भी करे।
यानी छोटे लेवल पे हम ये एक भी कर सकते हैं। तो वो उसके भी साशे मिल जाने चाहिए असूली तौर पे। तो जैसे आप बीजों के साशे दे रहे हैं तो उसके साशे भी साथ ही हों ताकि आप ये इस्तेमाल कर लें। असल में देखिए ना, जो बंदा घर में गार्डनिंग कर रहा है उसके पास शायद इतना वक्त भी नहीं है, उसको अंडरस्टैंडिंग भी नहीं है, समझ बूझ भी नहीं है कि वो सारी चीज़ें मैनेज कर सके। वो तो कंप्लीट उसके पास जो है वो फार्मूला हो और आप प्लान पूरा दें ताकि वो उस पर अमल दरामद कर सके। अच्छा, ये अब उसने बीज ले आया है, एक पैकेट ले आया है जिसमें कितनी सब्जियों के बीज होंगे उसमें? 8-10 सब्जियों 8-10 सब्जियों के। अब उसने, जैसे मैंने अभी राना साहब से पूछा था, अब उसने काश करनी है 8-10 सब्जियों के। अब उससे तो नहीं पता, शायद वो कट्ठे ही डाल दे कभी ये सारे। अब उसको कैसे बाइफरकेट करना है उसने, और अगर उसके पास मरला जगह है, 1.5 मरला जगह है, तो कैसे करके उसको काश करे, जो आप गाइड करते हैं? हाँ, उसमें ये होता है कि देखें जैसे गाजर है, मूली है, ये हमारी ऐसी फसलें जिसकी रूट ज़मीन के यानी उसका हम खाने वाला हिस्सा जो है ना वो ज़मीन के अंदर होता है। तो उसको तो हम रेस्ड बेड, उसकी मिट्टी चढ़ा देंगे, उसमें फिर उसका चोपा लगाएंगे। ठीक है। दूसरी हमारी जो फसलें जिनके हम पत्ते खाते हैं, मिट्टी चढ़ा के उसके अंदर जो है बीज रखेंगे, उसका वो हम लगाते जाएंगे। ठीक है। दूसरी जो हमारी फसल है, मतलब जैसे धनिया है, पालक है, मेथी है, तो ये जैसे राना साहब कह रहे थे कि हम उसकी क्यारियां बना लें, क्यारी बेशक हम उसमें छटा कर दें या हम एक लाइन लगा के लकड़ी से उसके अंदर ऐसे उसके बीज एक एक दो बीज लगा देंगे। हाँ बिल्कुल, बेहतरीन उसका उगाव भी हो जाता है। फिर वो बीज रख के उसके ऊपर थोड़ी सी मट्टी डाल दें। अच्छा, सबसे बड़ी बात, आप थोड़ी सी तवज्जो दे देना, ये किचन गार्डनिंग से ही अपना किचन वेस्ट आप उसको ज़ाय ना करें। मसलन सब्जियों के छिलके हैं, फ्रूट के छिलके हैं, आप रोज टोकरी में डालते हैं, उसको ज़ाय कर देते हैं। वही चीज़ आप दोबारा सर्कल में लाएं, वही उसी ज़मीन में डाल दें। अच्छा, वो वेस्ट जो हम इकट्ठा करते हैं उसमें तो हर किस्म का वेस्ट इकट्ठा कर लेते हैं ना, शॉपर भी हैं उसमें, प्लास्टिक आइटम भी है, शीशा, इसको अलग करके रखें। थोड़ा सा तवज्जो कर लें, जैसे हमने किचन का मटेरियल हमने अलहदा किया, उसको अलहदा बास्केट में जिसको हमने फर्टिलाइजर के तौर पे यूज करना फर्टिलाइजर के तौर पे, उसमें क्या क्या चीजें शामिल हो, जिनमें चाय की पत्ती हम उसमें शामिल कर सकते हैं? चाय की पत्ती शामिल कर दें, वो फर्टिलाइजर होगा। हाँ ठीक है। मतलब अमूमन हम घरों में चाय बनती है, चाय की पत्ती, वो कर दें। अच्छा, फलों के जो छिलके हैं शामिल कर सकते हैं। हाँ, जो रोटने के हमारे फ्रूट्स होते हैं, हमने बाहर फेंक देने हैं, ज़ाय कर देने, वो शामिल कर दें। खराब फ्रूट है वो शामिल कर दें। अच्छा, जो हम बर्तन धोते हैं, बर्तन धोते हुए जो वेस्ट होता है उसको शामिल करना है या नहीं करना? वो असल में उसमें ना फिर हम केमिकल यूज करते हैं, वो थोड़ा सा उससे अवॉइड करें, तो उसको ना करें। हाँ, उसको ना करें। अच्छा, सब्जियां हैं जो वो, और हड्डियां हैं वो, हड्डियां भी नहीं। ठीक है। मतलब ये बुनियादी जो चीजें हैं, जो फल हैं, सब्जियां हैं, उनका वेस्टेज है, छिलके हैं उनके, वो इस्तेमाल कर लें, चाय की पत्ती इस्तेमाल कर लें, और इसको जो है हम अलग एक डब्बे में रख के उसको फिर यूज़ कैसे करना है उसको। कोई ये देखिए, मैं पिछली दफ़ा ये नवाज शरीफ यूनिवर्सिटी में गया, उन्होंने एक काम शुरू किया वर्मी कंपोस्ट का। ठीक है। वो भी किचन वेस्ट के हवाले से बात कर रहे थे, तो ये बड़ा अच्छा आइडिया है कि आप जो है ना उसको अलहदा उस वेस्ट को रख लें, एक बर्तन में रख लें या कोई अलहदा ढेर बना के रख लें, फिर 2 हिस्से आप जो है ना भल की तरफ आ जाएं, मट्टी की तरफ आ जाएं। नहीं, उसको कितने दिन रखना है? ये देखें, जब वो गल सड़ जाए, हफ्ता 10 दिन। हाँ, शापर में डाल के रख दें, बाहर शापर में रख दें, उसी बास्केट में पड़ा है। हाँ, कोई ऐसी बात नहीं, या मट्टी लेके मट्टी के अंदर मिक्स कर दें। ठीक है। वो उधर भी अच्छा, उसमें ना थोड़ा सा अगर आप कहीं से यहाँ पे बाग हो या आपके घर के ज़मीन हो, उसमें से आप थोड़ी सी मट्टी लेके ना, जिसमें कैंचवी हो, जहाँ पे नहरी पानी लगता हो, अच्छा, अर्थवाम हो जिसके अंदर, वो थोड़ी सी मट्टी मिक्स कर देना, वो 1-2 कैंचवी उसमें शामिल हो जाए, तो उसको ना गलाने से बड़ा बेहतरीन उनका रोल अदा करते हैं। अच्छा। या बना बनाया वर्मी कंपोस्ट आपको अब यूनिवर्सिटी भी, नवाज शरीफ यूनिवर्सिटी भी इसको कर रही है। असल में ये जब आप रास्ता दिखाते हैं ना जी, वहाँ से करके आए ना सब, क्यों वो मुश्किल हो जाती है। ये एक फार्मर के लिए तो आसान होगा, लेकिन एक आम आदमी जो तनख्वाहदार है, जिसने सुबह उठना है, ड्यूटी पे जाना है, वापस आना है, लिमिटेड उसके सोर्सेज है, उसके लिए जो है ना वो हम रास्ता उसके लिए तलाश कर रहे हैं। क्योंकि अब जो महंगाई का आलम हो गया है, अब तो सब्जी लाना ही मुमकिन नहीं रहा। वो सब्जी तो खरीदना दूर की बात होगी, ट्रांसपोर्टेशन इतनी ट्रांसपोर्टेशन ज्यादा महंगी हो जाती है, महंगी हो गई। 100 रुपए की आप सब्जी लेने जा रहे हैं, पता लगा 300 रुपए का पेट्रोल, बिल्कुल मुमकिन नहीं रहा। तो ये जरा गाइड कर दें कि अगर वो मट्टी की तैयारी के हवाले से जो आप खुद करते हैं, उसमें क्या ज़रूरी है जिससे वो फौरी तौर पर ये खादों का भी इस्तेमाल शामिल हो जाए? देखिए डॉक्टर साहब, मैं तो ये समझता हूँ, अगर आपके पास कलर है ना, सुहा है, इससे और अच्छी चीज़ें नहीं हो सकती। और मैं तो स्वाद तो नहीं होगी। अब शहरों में जो है उनके पास तो स्वाद नहीं होगी ना जी। वो तो जाहिर है LPG इस्तेमाल कर रहे हैं, या अब वो बेचारा कहाँ यूनिवर्सिटी में जाएगा और कहाँ वो बेचारा धक्का खाएगा, उससे तो फिर वो इसको फिर खादें देनी पड़ेगी। मैं समझता हूँ खाद घोल ले इस डब्बे में और उसको थोड़ा थोड़ा इस्तेमाल वो करे तो बेहतर है उसके लिए।
ठीक है। अब वो कहाँ से कलर ले और कहाँ से जनाब डेवलपमेंट डीएपी घोल ले, डीएपी और नाइट्रोजन और थोड़ी सी पोटाश। नाइट्रोजन तो उड़ जाएगी अगर उसको घोल। नहीं थोड़ी सी वो भी हल हो जाती है सर। अच्छा, तो किसी डब्बे में डाल के सर उसको हल करके और थोड़ी थोड़ी दे दे तो मैं मिक्स कर ले, बहुत अच्छा वो। चलें ठीक है। आप दोनों मेहमानों का बेहद शुक्रिया। नाज़रीन, हमने बात की है मौसम सरमा की सब्जियों पर, और ख़ास तौर पे आखिरी सेगमेंट में किचन गार्डनिंग पे भी फोकस किया। महंगाई का जो आलम है, आप अपने लिए अब खुद बंदोबस्त करें। महंगाई से बचने का रास्ता यही है कि हमें अपनी ज़िंदगी को नए अंदाज से ढालना होगा। किचन गार्डनिंग करें, अपने लिए सब्जियां खुद उगाएं, ताज़ा सब्जियां खाएं और मुफ्त खाएं। अगले प्रोग्राम तक इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।